हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी मेरी जिंदगी हो तुम का दूसरा भाग। क्या हुआ? तुम यहां पर क्यों बैठी हो? साहिर जब ऑफिस आया तो जागृति उसी के केबिन में बैठी हुई उसी का इंतजार कर रही थी, जिसके जवाब में जागृति ने उसे घूर कर देखा। इस तरह से मुझे क्यों देख रही हो? कोई बात हुई है क्या? साहिर समझ नहीं पाया था। तुमको पता था ना कि आज हमारी शक्ति एजेंसी वालों के साथ मीटिंग है? जागृति ने बेहद गुस्से के साथ पूछा। हां, साहिर ने छोटा सा जवाब दिया। तो फिर सारी जानकारी होने के बावजूद भी तुमने इतना लेट क्यों किया? जागृति को जबरदस्त हैरानी थी। अरे यार, घर में ही बहुत सारे काम होते हैं। ओह, मैं ये कैसे भूल गई कि मिस्टर साहिर सिंह राणा की नई नई शादी हुई है। नई नवेली दुल्हन उनके घर में बैठी हुई है। घर के कामों से ज्यादा तो उसके काम उनके लिए इंपॉर्टेंट है ना, यहां तक कि ऑफिस के रिस्पेक्ट में भी। जागृति ने एक चिढ़ के साथ मुंह बनाते हुए कहा। हां, यह बात तो सही है, साहिर आराम से बोला, जैसे कि उसे जागृति के व्यंग का कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। आज पहली बार बड़ी मां सा बहुत ही खुशी के साथ वृंदावन की तरफ निकली थी। उनके चेहरे पर उनकी खुशी साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। घर परिवार से दूर जाने पर उनकी आंखें झिलमिलाए थीं, लेकिन उन झिलमिलाहट में भी एक संतोष था, एक उज्ज्वल भविष्य की आशा की चमक थी। साहिर ने वह चमक देखी थी कि वह तुरंत आने वाली थी और हमेशा हमेशा के लिए ही आने वाली थी। जाते जाते उन्होंने साहिर को अपने आने की वजह बताकर देकर गई थी। साहिर घर से ऑफिस आते वक्त केवल उसी बात को सोच रहा था। ऐसा नहीं था कि वह जिंदगी के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहा था, लेकिन काम का इतना दबाव था कि वह चाहकर भी कुछ सोच नहीं पा रहा था। लेकिन जिंदगी को सोचना कहां पड़ता था? जिंदगी तो हमेशा ही उसके सोचों पर काबिज हो जाती थी, और लड़कियों की तरह जिंदगी के कोई बड़े बड़े सपने नहीं थे। जिंदगी का हर पल खूबसूरती के साथ जीना चाहती थी। जो छोटी छोटी खुशियां मिलती थीं, उन्हीं को सहेज कर उसमें बहुत बड़ी बड़ी खुशी जाहिर कर देती थी। बचपन से साहिर इस चीज को देख रहा था। अपनी गुड़िया की शादी की तैयारी में खुद गुड़िया की तरह सजकर बारातियों की आवभगत करने में उसे जो खुशी मिलती थी, वह उसे बिजनेस पार्टी में लाखों की कपड़े गहने पहनकर भी शिरकत करने में नहीं मिलती थी। उसे यह सब शो ऑफ लगता था। लेकिन अपनी गुड़िया की शादी में अपने पॉकेट मनी के सारे पैसे खर्च करने के बाद अर्जुन या फिर जानवी जी से उधार लेने में भी उसे संकोच नहीं होता था। और साहिर और जितेंद्र जी तो उसके लिए एटीएम थे। हक से जाकर पैसे मांग ले आती थी। वहां पर ही वो अपनी हैसियत से बढ़कर काम करती थी। पर बिजनेस वर्ल्ड की पार्टी में करोड़ों के डिजाइनर लहंगे को देखकर उसका मुंह बन जाता था। अपने डॉल हाउस को रंग बिरंगे लाइट की झालर से सजाने में उसे खुशी मिलती थी, और पार्टी की चकाचौंध उसके आंखों में चुभती थी। इतना हैवी कैरी कौन करेगा? मैं मासूम तो इसमें सांस भी नहीं ले पाऊंगी। जबकि राजस्थानी भारी भरकम लहंगे को पहनकर वह पूरे घर में उछल सकती थी। उसका भारी भरकम दुपट्टा, जो कि उसके सर पर ना संभलता था, उसे हवा में लहराते हुए वह उड़ सकती थी। आधे किलो की पाजेब पहनकर पूरे घर में बजाती हुई दौड़ सकती थी, लेकिन हाई हील की सैंडल और कीमती कपड़े उसे चुभते थे, और वह जानता था कि साथ जिंदगी की खुशी उसके बिजनेस की ऊंचाइयों में नहीं है, और ना ही जिंदगी को खुद के लिए खुशी उसके साथ बिजनेस वर्ल्ड के चेयर पर है। वह तो अपने घर परिवार में मस्त होकर खुश रह सकती है, और सही मायने में साहिर को उसकी यही चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। साहिर को घर चाहिए था, परिवार चाहिए था, प्यार चाहिए था, एक ऐसा साथी चाहिए था जिसके गोद में सर रखकर वो आराम से सो सके। भले ही साहिर के पास अरबों खरबों की संपत्ति, इतनी बड़ी रियासत और जायदाद थी, लेकिन जिंदगी के पास उसके खुशियों की बेशुमार दौलत थी। पिछले 2 महीनों से जो प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट के ओपन होने के कारण उसके जिंदगी में भगदड़ मची थी, वह भागदौड़ भी उसको थका नहीं सकी थी। जबकि उसके साथ काम करने वाले उसके साथ ही थकने लगे थे। जबकि साहिर की सारी थकान घर पहुंचते ही खत्म हो जाती थी। जब जिंदगी अपने पूरे दिन की थकान उसके कमरे में, उसके बिस्तर पर, उसके कंधे पर अपना सर रखकर उतार कर चैन की नींद सोती थी।
कभी कभी साहिर जिंदगी को सुकून से सोते हुए देखकर इस चीज को सोचने बढ़ता था तो उसके कानों में उसके बाबा सा की बात याद पड़ जाती थी। मर्द तभी सफल हो सकता है जब उसके ऊपर घर की जिम्मेवारी ना हो। मर्द को अपनी मर्दानगी घर के बाहर ही छोड़कर आनी चाहिए, क्योंकि वह दुनिया को भले दिखाए कि वह मर्द है, मजबूत फैसले ले सकता है और उस पर मजबूती से अमल भी करवा सकता है, लेकिन उसके सामने कभी भी मर्द बनकर खड़ा ना हो जो उसका घर संभालती है, उसका परिवार संभालती है, उसके बच्चे को संभाल कर उसके मकान को घर बनाती है, क्योंकि वह जानती है कि तुम मर्द हो। तभी तो उसने तुमसे शादी की है, तभी तो अपनी सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं तुम्हारे सर पर रखकर आराम से तुम्हारे कंधे पर सर रखकर सोती है। और यकीन मानो, जिस दिन तुम ऐसा करने में सफल हो जाओगे, उस दिन तुम दुनिया के हर एक काम में सफल हो जाओगे। तब कोई असफलता और कोई कमी तुम्हें नहीं छू सकेगी, और तभी तो हम सीना ठोककर समाज में खुद को मर्द कह सकोगे। रात को सोते वक्त जिंदगी के चेहरे पर जो सुकून, जो मासूमियत फैला रहता था, वह साहिर के बेचैन दिल के सारे जज्बातों को एक ठहराव दे देता था। साहिर को उस समय समझ में आता था कि सुबह होते भागदौड़ वाली जिंदगी के बाद ये सुकून के कुछ पल उसके हैं, उसके अपने हैं, और साहिर उन्हें अपने बाहों में समेटकर चैन की नींद सो लेता था और अगले दिन एक नए जोश, नई उमंग के साथ जिंदगी की एक नई जंग लड़ने के लिए तैयार रहता था। आज बड़ी माँ सा की बात पर जो जिंदगी ने बेवकूफ़ी भरा बयान दिया था और जो कुछ कहने जा रही थी, उसको सोचकर ही साहिर को हंसी आ रही थी। घर से निकलते वक्त भी उसने जिंदगी से यही कहा था, तुम्हें बड़ी माँ सा की इच्छा जल्दी से पूरी करनी है ना, तो फिर मैं शाम को आज जल्दी आऊँगा, तैयार रहना, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। साहिर का अंदाजा था कि जिंदगी इस बात पर शर्माते हुए लाल हो जाएगी और कुछ भी आगे बोल नहीं सकेगी, लेकिन जिस पर जिंदगी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं भी देखती हूँ कि आज आप कितनी जल्दी आते हैं और कितनी जल्दी आपका 9 बजे बज जाता है। आज तो बड़ी माँ सा भी नहीं है, मुझसे यह उम्मीद भी नहीं रखेगा कि मैं आपको 4 बार क्या 1 बार भी फ़ोन करूँगी। अच्छा, हाँ अच्छा, देख लीजिएगा मेरा नाम भी जिंदगी सिंगराना है, अपने कहे पीछे नहीं पलटती, करते रहिए आप दिन रात ऑफिस में काम, भूल जाएगा कि घर में बीवी इंतजार करती हुई मिलेगी, मैं तो खा पीकर आराम से सो जाऊंगी, तब तो मैं आज ऑफिस ही नहीं जाऊंगा। साहिर आराम से बेड पर लेटे हुए बोला, चुपचाप उठिए और तैयार होकर ऑफिस जाइए, लेकिन शाम को जल्दी से बिना फ़ोन किए चल आइएगा, वरना मैं सच कह रही हूँ आज तो मैं कमरे दरवाज़ा भी नहीं खोलूँगी। कमरे का दरवाज़ा तो मैं अभी ही बंद कर देता हूँ, रात में कम से कम एक काम तो कम रहेगा। साहिर ने आगे बढ़कर दरवाज़ा लॉक करना चाहा, तभी जिंदगी ने उसे जोरदार धक्का दिया और वह कमरे से बाहर निकल आया। चुपचाप जल्दी से ऑफिस जाइए, आपको आज भले ही ऑफिस में काम नहीं है, लेकिन अभी मेरा पूरा घर बिखरा हुआ है जिसे मुझे समेटना है। अर्जुन भाई नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं, जिंदगी ने बाहर की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। बेचारा मुंह बनाकर रह गया, मेरा घर बिखरा हुआ है। साहिर ने मुंह बनाते हुए जिंदगी के शब्द दोहराए। अपने बिखरे हुए घर को समेटने की इतनी जल्दी है, लेकिन बिखरे हुए पति को समेटने कोई जल्दी नहीं है। साहिर ने दरवाजे पर ही खड़ी होकर जिंदगी के कानों में पूछा, मेरा पति भला क्यों बिखरेगा? बिखरे उसके दुश्मन, और अगर बिखरा हुआ है तो उसको भी समेटने की मुझे बिल्कुल बहुत जल्दी है। इसलिए तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि रात में 9 बजे कितनी जल्दी बजते हैं। साहिर को उसके इस रिवायत बीबियों वाले अंदाज पर बेहद हंसी आई थी, लेकिन सत्यम और अर्जुन भी साथ ही ऑफिस के लिए निकल रहे थे। इस कारण साहिर को अपनी हंसी पर रोक लगाकर केवल मुस्कुराहट से काम चलाना पड़ गया था। पर यह मुस्कुराहट उसके चेहरे से ऐसे चिपकी थी जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अर्जुन और सत्यम दोनों उसको देखकर हैरान हो रहे थे।
कहाँ बड़ी मासा के जाने के बाद साहिर का मूड उखड़ जाता था और करीब 1 सप्ताह तक वह गंभीर चेहरा लिए घूमे रहता था और आज उसके चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगता है कि भाई सा को बड़ी मासा के जाने का सदमा लग गया है। अर्जुन ने सत्यम की तरफ देखते हुए कहा। बड़ी मासा के जाने का सदमा नहीं है बल्कि भाई सा उनको जल्दी बुलाने का प्लान सोच रहे हैं। आखिर उनकी डिमांड जो पूरी करनी है। सत्यम ने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए अर्जुन से कहा। ये भी हो सकता है। तभी तो मन में जो खुशियों के लड्डू फूट रहे हैं उनकी चमक चेहरे पर दिखाई पड़ रही है। अर्जुन हंसते हुए बोला। साहिर अपने ही सोचने को खिड़की से बाहर का रास्ता देख रहा था, इसलिए उसके कानों में इन दोनों की बात नहीं पड़ी या फिर उसने इन पर ध्यान भी नहीं दिया। जो कुछ भी हो, साहिर का मूड बहुत खुशगवार था, इसलिए इस समय उसे जागृति की बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। वह आराम से अपना कोट चेयर पर डालकर आराम से बैठ गया, जबकि जागृति तो दाना पानी लेकर उसके ऊपर चढ़ाई कर बैठी थी। तुम पागल हो गए हो क्या? इस तरह से बीवी के पीछे आगे पीछे घूमने से तुम क्या बिजनेस की बुलंदी को छू सकोगे? What do you mean जागृति? जागृति के मुंह से बीवी का नाम सुनकर साहिर का गुस्सा आज फिर फट पड़ा था। उद्धरण चिन्ह। मेरा मतलब तो सीधा साधा ही है साहिर, लेकिन तुम उस मतलब को समझना नहीं चाहते, न ही तुम उस पर काम करना चाहते हो। कभी कभी तो मुझे तुमको देखकर हैरानी होती है कि तुम इतना बदल कैसे सकते हो। जरा खुद को कभी सोचे कर देखो। क्या तुम वही साहिर सिंह राणा हो जो कि अपने बिजनेस को, अपने राणा एम्पायर को बुलंदियों पर ले जाने के लिए दिन रात बिना रुके काम करते रहते थे? नहीं साहिर, जिंदगी के तुम्हारी जिंदगी में आने के बाद तुम्हारी जिंदगी रुक गई है। तुम्हारी जिंदगी अब बस जिंदगी के नाम से शुरू होती है और जिंदगी के नाम पर ही खत्म हो जाती है। और जब दिन रात उसी के आगे पीछे घूमना था, तो क्यों किया इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू? तुम्हारे साथ साथ और लोगों के भी गाढ़े पसीने की कमाई के साथ साथ मेहनत लगी हुई है इस प्रोजेक्ट में। तुम उन सब को दरकिनार करके अपनी बीबी आगे पीछे घूमते हो, उसके आगे पीछे घूमते हो जिसकी बेवकूफ़ियाँ खत्म नहीं होती, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। उसको तो पता भी नहीं है कि इस पूरे प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट की लागत कितनी है। जागृति बोले जा रही थी। जागृति, बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, और अगर है भी तो मैं तुम्हें उसका जवाब देना सही नहीं समझता। प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया है तो मैं उसको लेकर डेडिकेटेड हूँ। जिन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने काम के प्रति समर्पित नहीं हूँ, वह अभी भी अपना हिस्सा लेकर बाहर जा सकते हैं। मैंने किसी को बांध कर नहीं रखा और बाद बाकी का जो समय है वो मेरा खुद का है। उसे मैं जैसे चाहूँ वैसे बिताओ, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, खासकर तुम्हें। तुम्हारी किसी भी सवाल का जवाब देने को मैं खुद को बाध्य नहीं समझता। साहिर चिल्लाते हुए बोला। चिल्लाओ मत साहिर, चिल्लाने से तुम्हारी सच्चाई नहीं बदल जाएगी। तुम मेरे साथ साथ उन सभी के सवालों का जवाब देने के लिए बंधे हुए हो जो कि इस प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट को प्रभावित करते हैं, क्योंकि तुम्हारे भरोसे पर हम लोगों ने इतने बड़े प्रोजेक्ट पर अपना पैसा लगाया है। तुमको पता भी है कि आज जो शक्ति एजेंसी वालों के साथ हमारी मीटिंग थी, उस मीटिंग के कैंसिल हो जाने से हमें कितना नुकसान हुआ है? नहीं, तुम्हें पता कैसे होगा? तुम्हारे लिए तो तुम्हारे घर परिवार, तुम्हारी बीवी, उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रखते। तो ये बात तुमको पहले क्लियर कर देनी चाहिए थी ना। हम अपना देख लेते, लेकिन नहीं, ये तो तुमने सब कुछ अपने हाथ में रख रखा है, दूसरा कोई कर भी नहीं सकता। जागृति आगे बोल रही थी, लेकिन साहिर ने अपना हाथ खड़ा करके उसे चुप रहने का इशारा किया। इनफ जागृति, बहुत बोल रही हो तुम।
मुझे सिर्फ आज आने में लेट हुआ है और वह भी इसलिए क्योंकि आज बड़ी माँ साहब वृंदावन जाने वाली थी और मेरे लिए उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़िलहाल में ये प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट भी नहीं है, क्योंकि यह प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट मैंने उनकी खुशी के लिए, उनके बेटे अपने बाबा साहब की खुशी के लिए शुरू किया है। और दूसरी बात, मैं चाहे कहीं भी रहूं, अपने काम से दूर नहीं रहता। तुम जिस शक्ति एजेंसी वालों के साथ हमारी मीटिंग की बात कर रही हो ना, तो मैंने उन्हें पहले ही फ़ोन करके कह दिया था कि आज मैं मीटिंग नहीं ले सकूंगा क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल इश्यू है। यह मीटिंग अब परसों होगी। उन्होंने भी मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया है। बाकी जो पेपर वर्क्स थे वह हो रहे हैं। कल केवल ऑफिशियल सिग्नेचर का काम बाकी रह जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब जितना काम की चिंता है तो चुपचाप जाकर अपने केबिन में काम करो। एक तो मैं पहले से ही लेट आया हूँ, अब दूसरा मेरा समय मत बर्बाद करो। साहिर ने जागृति को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन ये बताओ तुमने परसों का दिन उन लोगों के साथ है मीटिंग के लिए दे दिया? पता भी है तुम्हें तुम्हारी ऑलरेडी कितनी सारी मीटिंग है। साहिर तुम कैसे मैनेज करोगे? तुम भी इंसान हो। जागृति के अंदाज बदल रहे थे, लेकिन साहिर गुस्सा उफान पर जा चुका था। मैं कैसे मैनेज कर लूँगा? यह मेरी प्रॉब्लम है और मेरी प्रॉब्लम से तुम्हें कोई प्रॉब्लम या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन तुम्हारी दोस्त होने के नाते इतना तो मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि कम से कम लंच का टाइम तो तुम्हें अपना होना चाहिए ना। लेकिन अफसोस, तुम्हारे पास उसके लिए भी वक्त नहीं है। पर हाँ, बाकी सब चीज़ों के लिए बहुत वक्त निकल रहा है। जागृति ने फिर लपेटकर जिंदगी पर निशाना साध दिया। तुम्हारे दिमाग में बस एक बात बैठ गई है और उस बात का मेरे पास जो जवाब है वह जवाब मैं पहले तुम्हें दे चुका हूँ। जिंदगी मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, अपनी जिंदगी कब कैसे किसके साथ किस तरह से बिताना चाहता हूँ, यह मेरा पर्सनल मैटर है। और तुम जितना इन सब चीज़ों से दूर रहोगी, हमारे बिजनेस रिलेशन के लिए अच्छा होगा। बाकी आगे तुम खुद समझदार हो। मैं नहीं चाहता कि सिसोदिया के साथ मेरा ये प्रोजेक्ट आखिरी हो, लेकिन अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं अभी ही इस प्रोजेक्ट को ही आखिरी कर देता हूँ। साहिर ने सीधे जवाब देते हुए कहा। बहुत पछताओगे साहिर, जागृति वार्निंग देने के अंदाज में बोल रही थी कि अचानक सत्यम ने दरवाजा खटखटा दिया। आपस में लड़ते हुए दोनों का ध्यान उधर गया। कमरा साउंड प्रूफ था, लेकिन दरवाजा खुला था। इन लोगों की आवाज़ बाहर इम्प्लाइज तक जा रही थी और इसी सब को सुनकर सत्यम अंदर आया था। भाई अंदर आ जाओ, साहिर ने सर हिलाते हुए सत्यम को अंदर आने का इशारा किया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ हमारी मीटिंग थी। सत्यम अभी बोल रहा था कि जागृति ने अपने सर पर हाथ मारा। लो, एक और मीटिंग गई, इसमें हमारा कितना नुकसान हुआ? जागृति ने साहिर की तरफ देखते हुए व्यंग से सत्यम से पूछा। 1 रुपया का भी नहीं, सत्यम आराम से बोला। इसकी बात का जवाब मत दो, तुमसे सवाल जवाब करने का ये कोई राइट नहीं रखती। तुम बताओ मीटिंग कैसी रही? साहिर ने सीधे से जागृति को इग्नोर करते हुए सत्यम से पूछा। वह वापस अपनी चेयर पर बैठ गया था और उसके टेबल के सामने जागृति और सत्यम खड़े थे। सत्यम ने एक पूरी नज़र जागृति पर डाली, जो कि बिल्कुल एक जंगली बिल्ली की तरह साहिर पर झपटने के लिए पहले उसे खूंखार नज़रों से देख रही थी। ये लड़की है या फिर सच में बिल्ली है? भगवान जाने भाई इतने दिनों से इसे कैसे हैंडल कर रहा था। सत्यम उसके तेवर देखकर सोच रहा था। अचानक से सत्यम के आंखों के आगे जिंदगी का चेहरा लगाया। थैंक्स गॉड, यह मेरी भाभी नहीं है, इसलिए मुझे इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। सत्यम,
साहिर ने आवाज लगाई, जबकि जागृति के कान और आंख पूरी तरह से सत्यम की तरफ लगे थे कि सब कुछ जानते और समझते हुए भी आखिर साहिर सिंह राणा ने सत्यम सिंह राणा को इतनी बड़ी जिम्मेवारी कैसे दे दी। जितेंद्र जी को घर आए हुए लगभग 1 महीना हो गया था और 1 महीने में लगभग सबकी जिंदगी धीरे धीरे रफ्तार पर आ चुकी थी। बड़ी मासा के वृंदावन जाने के बाद तो सब पूरी तरह से काम में डूब गए थे। अमरेंद्र जी अधिकतर अपने बिजनेस के सिलसिले में कभी दिल्ली तो कभी फॉरेन रहते थे, लेकिन सत्यम फिलहाल में प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रहा था। अमरेंद्र जी ने जब अमला को साथ चलने की बात कही तो उसने सत्यम का बहाना करके सिरे से इनकार कर दिया। ठीक है, जब तुम दोनों का ही इंडिया में रहने का विचार है तो मैं क्यों अकेले वहां रहूं। आजकल तो इतनी सारी फैसिलिटी है कि मैं ऑनलाइन अधिकतर मीटिंग अटेंड कर सकता हूं। जो जरूरी काम है वह निपटा लेता हूं, उसके बाद मैं भी यहीं पर रहूंगा। एक दिन रात के खाने के दौरान ही अमरेंद्र जी ने अमला जी से कहा था, जैसी आपकी इच्छा। अमला ने मुंह बनाते हुए हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि उसे जो चाहिए था वह फिलहाल बाहर जाने पर संभव नहीं था और दूसरे में जिन चीजों से वह प्रतापगढ़ से भागना चाह रही थी, अब उन चीजों का प्रतापगढ़ में नामो निशान नहीं था। बेसिकली उसे प्रतापगढ़ की लो एजुकेशन, पिछड़ा हुआ माहौल, यहाँ की सड़कें और यहाँ का रहन सहन पसंद नहीं आता था। उस टाइम घर में सभी बड़े मौजूद थे और अमला सबसे छोटी थी, इसलिए उसकी आज़ादी पर औरतों की रोक-टोक ज़्यादा थी। पूरे ढंग के राजस्थानी कपड़े पहनने से लेकर सिर ढकने तक की कवायद मौजूद थी, पर अब तो वह रोक-टोक भी नहीं थी। इसके अलावा इन सालों में प्रतापगढ़ बहुत बदल गया था, जिसके कारण अमला को भी यहाँ एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। जितेंद्र जी की तबीयत पहले से बेहतर थी, लेकिन रोज ऑफिस जाना उनको स्ट्रेस दे सकता था। इस कारण से साहिर ने उनका ऑफिस आना फिलहाल के लिए तो बिल्कुल बंद कर रखा था। आराम से बैठकर खाना जितेंद्र जी को अच्छा लग ही नहीं रहा था, इसलिए वो जितनी जल्दी हो सके दिल्ली जाना चाहते थे ताकि वहां का ऑफिस संभाल सके। लेकिन जब उन्होंने दिल्ली जाने की बात कही तो सबसे ज्यादा जिंदगी रोने लगी। मेरे लिए नहीं काको सा, कम से कम जिंदगी के लिए तो रुक जाए। साहिर ने जितेंद्र जी के आगे हाथ जोड़ दिए थे। ओके, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन आप मुझे काम करने से मत मना कीजिएगा। जितेंद्र जी ने भी अपनी शर्तें रखते हुए कहा, पता है मुझे, तू बहुत बड़ा स्वाभिमानी है। काम नहीं करेगा तो खाना नहीं खाएगा। आखिर बेटी का ससुराल जो है तेरा। प्रेम ने ताना मारते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, जितेंद्र जी ने भी प्रेम को उसी के लहजे में जवाब देते हुए कहा। ठीक है, दिल्ली का ऑफिस तो आप पूरी तरह से यहाँ से ऑनलाइन देखते रहिए। इसके अलावा मैं आपके लिए एक असिस्टेंट की व्यवस्था कर देता हूँ। वह आपको वर्क एट होम प्रोवाइड कर देगा, लेकिन आप अपनी सेहत को पहले ध्यान रखेंगे और उसके बाद काम को। साहिर ने कहा। जितेंद्र जी इसके लिए तैयार हो गए। साहिर अपने साथ जिंदगी को ऑफिस ज्वाइन कराना चाहता था, ये तो उसने पहले से ही तय कर रखा था, लेकिन क्योंकि इस समय जितेंद्र जी की तबीयत सही नहीं रह रही थी, इस कारण जिंदगी घर पर ही रुक गई थी और उसमें भी जब तक बड़ी माँ सा थी तब तक जिंदगी के जिम्मे घर के बहुत काम होते थे, खासकर बड़ी माँ सा के मनमोहन मुरली मनोहर का भोग बनाना। इसलिए साहिर ने सब कुछ देखते हुए जिंदगी को कुछ नहीं कहा, पर जितेंद्र जी तो कुछ और ही सोच कर बैठे थे। वर्क होम के नाम पर उन्होंने जितनी सारी फाइलें अपने कमरे में मंगवाई थी, उन फाइलों को लेकर वह जिंदगी को अब खेल खेल में ही बिजनेस की बारीकियां सिखाने लगे थे। शुरू में तो जिंदगी जितेंद्र जी की मदद करने के लिए बैठ जाती थी, लेकिन फिर उसे इस काम में मजा आने लगा। सुबह के टाइम में बड़ी माँ सा के मनमोहन का भोग बनाने के बाद सबके साथ नाश्ता करके साहिर ऑफिस चले जाते थे। उसके बाद जिंदगी के पास पूरा दिन का समय होता था।
जानवी जी और दामिनी जी दोनों इस चीज को समझ रही थीं। इसलिए उन्होंने भी अपने हिस्से का काम जिंदगी को बाद में सिखाने का सोचकर यही काम पहले सीखने दिया और साथ में ध्यान रखा कि कोई उसे डिस्टर्ब न कर सके। या कहो कि प्रेम भी इन सब चीजों में शामिल था, इसलिए घर परिवार में किसी और को कुछ समझ में न आए या फिर किसी को इस चीज की जानकारी न हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था और जितेंद्र जी धीरे धीरे जिंदगी को एक बिजनेस विमेन के रूप में तैयार करने लगे थे। साहिर ने जिंदगी को पहली रसोई के रूप के गिफ्ट के रूप में गाड़ी दी थी। मंदिर आना जाना हो या फिर कहीं मार्केट आना जाना हो, जिंदगी को गाड़ी सिखाने की जिम्मेवारी प्रेम ने ली थी और इसी सब में वह जिंदगी को एक से एक हथियारों से लेकर उनके ऑपरेटिंग सिस्टम की भी बेसिक जानकारी देते जाता था, जिसमें कि सबसे ज्यादा राणा सिक्योरिटी एजेंसी की वह गोपनीय जानकारी भी थी जो कि प्रेम और अर्जुन के अलावा किसी के पास नहीं थी। राणा की सुरक्षा कितने लेवल की है? राणा अपनी सुरक्षा के लिए बल को कब कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं? राणा का किन किन कंपनियों के साथ सिक्योरिटी को लेकर अनुबंध बना हुआ है? हर चीज धीरे धीरे प्रेम जिंदगी को बताते जाता था। जिंदगी दिमाग से तो शुरू से ही तेज थी, पर उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो अपने दिमाग को ज्यादा यूज में लाती नहीं थी। तो यहाँ पर प्रेम जी और जितेंद्र जी ने मिलकर जिंदगी के लिए दूसरा दांव खेला था, पर अपना अगला दांव खेलने के लिए चांडाल चौकड़ी भी तैयार थी। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं। अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।